स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे मूव करेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम मेटल को रिप्लेस कर करके नए नए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ते रहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स कवर कर लिया है। आपको पता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हमारा क्या है, ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, इसको पढ़ना है। ऑर्गेनो टाइटेनियम और ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। वहां पर हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, फिर सेकेंडली पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, थर्ड पॉइंट पढ़ा था बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, और फोर्थ पढ़ा था कि वहां पे एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की। सिमिलर वे यहां पर भी अप्लाई होगा, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। कोई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होगा, उसके 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एप्लीकेशन कहां पे होता है। तो आज हम सबसे पहले डील करने वाले हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का क्या है, जनरल क्या है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन की, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। जैसे कि आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उनमें अगर हमारा कोई फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का मेटल होता है तो वो रिएक्टिव होते हैं। सिमिलरली जैसे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव थे, वोलाटाइल थे, उनको इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती थी। मैंने बताया था कि कैसे लैब्स में इनर्ट एनवायरनमेंट बनाया जाता है प्रैक्टिकल्स के दौरान पे, अगर स्मॉल स्केल पे आप वर्क कर रहे हैं तो। लार्ज स्केल में तो मशीन्स होती हैं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट जब आप सिंपल सी लैब में अपने कॉलेज वगैरह की लैब में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को तो हैंडल करने के लिथियम दिया ही नहीं जाता है। जो टीचर्स वगैरह होते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस लगाते हैं जहां पे लिथियम का यूज आता है, तो वो भी बहुत ही केयरफुल मैनर से रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, क्योंकि वो जो है पायरोफोरिक नेचर होता है। सिमिलरली जो हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, ये भी पायरोफोरिक इन नेचर होता है, मतलब एयर के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ये फायर हो जाते हैं, मतलब आग पकड़ लेते हैं तुरंत। ऐसे कंपाउंड को पायरोफोरिक बोलते हैं। पायरोस मींस होता है फायर, ठीक है, तो उसी की वर्ड से आया है पायरोफोरिक। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर नोन फॉर मोर देन ए सेंचुरी, मतलब कम से कम हम इसको 100 साल से इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हैं। बट ये कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल मेथड से सिंपल सिंपल रिएक्शन पढ़ते थे, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन इसका एक्सटेंसिव यूज कैसे हुआ, और जो हम आपके सामने आज इसको लेके आए, क्यों आए हैं, क्योंकि इसकी रिएक्शन जिगलर और नाटा साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन में इसका यूज किया था एज ए कैटालिस्ट। वहां से ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी और इसके ऊपर डीप स्टडी चलती गई। However, it is only since 1950 that these compounds are gained importance. 100 साल से हम लोग इनको देख रहे थे, बट 1950 के आसपास आते आते इन कंपाउंड्स की हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि इनका फंक्शन हमें समझ में आया क्या, कि यहाँ पे दे गेन्ड इंपॉर्टेंस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जब हमने इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखी कि ये कैटालिटिक बिहेव करते हैं, तो उसके बाद से, और ये फाइंड किसने किया था, जिगलर नाटा ने, जिसको आप जानते हैं जिगलर नाटा कैटालिसिस। पॉलीथीन बनाने में या कोई भी एल्कीन का हम पॉलीमराइजेशन करने के समय जो यूज करते हैं, जिगलर नाटा ने किया था। पहले मैं बता दूं, जब भी पॉलीथीन बनती थी तो वो कैसे बनती थी, हमारा ईथीन होती है, ईथीन को 600 डिग्री सेल्सियस और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाने के बाद जब वहां पे उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता था, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बनती थी, जिसको हम लोग पॉलीईथीन कहते थे। सिंपलर वर्ड में आप पॉलीथीन कह देते हैं। लेकिन जब जिगलर नाटा ने आए तो उन्होंने इसी चीज को एलिमिनेट किया, जो इतना हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए था 600-700 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको इन्होंने कंट्रोल किया, और रूम टेम्परेचर पे उसी सेम रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बन रहा था
वही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी वही है। फिर चेंज क्या हुआ, हमारी एम्बियंट कंडीशन, जो हमें 600 डिग्री 700 डिग्री देना पड़ रहा था, साथ में एक्सटर्नल प्रेशर भी साथ साथ देना पड़ रहा था, वो जिग्लर-नाट्टा ने जब ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का यूज किया था तो उसके बाद वो सब नहीं देखने को मिला, क्योंकि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है एज ए कैटालिस्ट यूज होता है हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, स्पेशली ईथीन के केस की हम बात कर रहे हैं। और कैटालिस्ट क्या करते हैं, हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा हमारे कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में सिंपली। तो ये हमारा था क्या, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का बेसिक। उसी में आगे क्या है, द एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। अभी बताया कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी होती है किसके लिए, एयर और मॉइस्चर। साथ ही साथ में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बस क्या प्रॉब्लम है, हमारा कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। हम इसको हैंडल करते हैं इंडस्ट्री स्केल पे। बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी हैंडलिंग के लिए, ये क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो सिमिलरली इसको भी इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ एल्यूमिनियम हमारा सबसे सस्ता मेटल होता है जो कि एक्टिव मेटल होते हैं। और भी बहुत सारे, लेकिन एक्टिव मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम और लिथियम, इन तरह जो जितने भी हैं एक्टिव मेटल, उनमें से सबसे सस्ता मेटल जो होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि एल्यूमिनियम बीइंग द चीपेस्ट ऑफ द एक्टिव मेटल्स, चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता होता है सिंपली। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का। अब इसका हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड। मतलब एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड, क्योंकि Al है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम +3 बनाता है, तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव हेलोजन ले रहे हैं तो हेलोजन की वैलेंसी होती 1, तो इसको लिए कितने हेलोजन चाहिए, यहाँ पे हमको 3 चाहिए, यही बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए AlCl3 लिखा गया है। और AlCl3 या AlX3 की रिएक्शन किससे कराई गई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, तो ये RMgX क्या करेगा, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव पार्ट है, ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब ये इंटरचेंज करेगा, जैसे हम ट्रांसमेटलेशन टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, सिमिलर उसी तरह की कुछ रिएक्शन है कि यहाँ वाला R ग्रुप इधर चेंज हो जाएगा और X ग्रुप इधर चला जाएगा। और बनने वाली स्पीसीज मैंने आपके सामने बना रखी है कि R3Al बनेगा। R3 क्यों बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ट्राईवैलेंट स्पीसीज है, तो 3 कोऑर्डिनेशन ये करेगा, मतलब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्मेशन करेगा। प्लस में 3MgX2, Mg की वैलेंसी हमारी क्या होती है, +2, मैग्नीशियम +2 में होता है, तो 2 हेलोजन के साथ जुड़ेगा और टोटल यहाँ पे 6 हेलोजन बनेंगे। और उसी से हमारा यहाँ पे ये 3 लिख लीजिएगा, ये 3x यहाँ से आएंगे और 3x यहाँ से आएंगे, ओवरऑल हमारा MgX3X2 बन जाएगा, जहाँ पे आपके सामने लिखा है। साथ ही साथ में ये रिएक्शन लेकिन हम यूज नहीं करते। आप कहेंगे ये अच्छा रिएक्शन तो हो रही है और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा भी होता है, तो क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे जो ET2O लिखा है, ET2O क्या होता है, एक ईथर होता है। और ईथर क्या करता है, एल्यूमिनियम के पास जो वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, उस वैकेंट d ऑर्बिटल में ईथर के ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेशन कर जाते हैं और एक स्पीसीज बनाते हैं जिसको कहते हैं एडक्ट। जब आप मेन ग्रुप पढ़े हुए हैं वहां पे हम लोगों ने पढ़ाया है आपको कि जो भी हमारा एडक्ट बनता है क्या होता है, जैसे अमोनिया होता है NH3, तो NH3 के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो हमारा BF3 कंपाउंड जो होता है, तो वहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल, मैं बताने से अच्छा है आपको दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। अमोनिया ये क्या करता है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट कर देता है, और जैसे ही डोनेट करता है तो एक स्पीसीज बनती है जिसको आप बोलते हो BF3.NH3, डॉट से दिखाते हैं, और इसी स्पीसीज को कहते हैं एडक्ट। वही यहां पे बनता है, एडक्ट बनता है क्यों, क्योंकि यहां एल्यूमिनियम के पास क्या है, एल्यूमिनियम के पास यहां पे d होती है, d ऑर्बिटल होती है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ईथर है। ईथर के लोन पेयर उसी तरह सिमिलरली अटैक करेंगे तो एक एडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। इसीलिए हमने तो क्या चाहा था कि हमें क्या मिल जाए,
हमें मिले ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, लेकिन ये इथेरियल सॉल्वेंट के प्रेजेंट होने की वजह से हमें मिला क्या, हमें एडक्ट मिला, इसीलिए ये गुड रिएक्शन हम इसको नहीं मानते हैं। अगर हम सेकंड पे मूव करते हैं, एरोमेटिक डेरिवेटिव, याद करिए ये रिएक्शन मैंने आपको ऑर्गेनो लिथियम में पढ़ाई थी और आपको ये बताया भी था कि कोई भी हमको अगर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जनरेट करना है, कोई भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जनरेट करना है, तो हमको HgR2 मतलब कोई भी मरकरी का एल्काइल या एराइल ग्रुप लेंगे, उसके साथ हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे तो वहां से भी रिप्लेस हो जाएगा, लिथियम से लेंगे तो वहां से भी रिप्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम से लेंगे तो वहां से भी रिप्लेस, मतलब HgR2 की रिएक्शन हम किसी भी मेटल के साथ कराएंगे तो वहां पे ट्रांसमेटलेशन टाइप की रिएक्शन, मेटल चेंज होगा और आपको Hg जो है वो कैसे मिलेगा, प्रिसिपिटेट की तरह। इसीलिए ये मैंने सिंबल नीचे की तरफ दिखाया है और मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था किसी भी कंपाउंड के आगे, किसी भी एटम के आगे, किसी मॉलिक्यूल के आगे अगर ये डाउनसाइड एरो बना होता है इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेट होना, ठीक है, और अगर अपसाइड एरो बना होता है उसका मतलब वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है। तो Hg क्या करता है, उसी सॉल्यूशन में बैठ जाता है और हम लोग वहां से अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरेट कर लेते हैं। तो यहां पे एल्यूमिनियम की बात हो रही है, तो यहां पे आपका HgR2 है, Hg, और ये रहा R। तो ये क्या करेगा, यहां से R ग्रुप हटेगा और कहां जुड़ जाएगा, जाके एल्यूमिनियम पे जुड़ेगा और आपको AlR3 जैसी कुछ स्पीसीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में यहां पे अच्छी चीज क्या है कि आप ज्यादातर यहाँ पे एरोमेटिक जो है Hg के साथ एरोमेटिक ग्रुप लगाओगे तो जो ग्रुप यहाँ होगा वही तो एल्यूमिनियम पे जाएगा, तो यहाँ पे आप एरोमेटिक ग्रुप लगा के एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम वो भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत बेसिक रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनो लिथियम के लिए भी, ऑर्गेनो मैग्नीशियम के लिए भी, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम के लिए भी, और आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनो टाइटेनियम वगैरह के लिए भी इसका इजीली यूज किया जा सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको अपनी कॉपी पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए हाईलाइटेड पॉइंट में, क्योंकि एक ही रिएक्शन हमको 5 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सेम टू सेम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका मतलब ये तो हमें याद करना कंपलसरी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे हम सारी चीज जनरेट कर रहे हैं। तो यही होता है, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएजेंट वो यूज करते हैं जिससे आप मल्टीपर्पस काम कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रिएजेंट होगा, लेकिन कोई एक रिएजेंट ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर काम कराएगा तो वो कम अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन आपके 4 से 5 जो आपको पढ़ाए जाएंगे आपके सिलेबस में जितना है, वहां पर जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं तो वो सब यहाँ इस रिएक्शन से इजीली बनाए जा सकते हैं। चलिए, ये तो 2 मेथड हो गए। अब हम आगे के प्रिपरेटिव मेथड शुरू करने से पहले आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विज्ञान वृक्ष एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है। साथ में आप जाकर उसको तुरंत वहां से डाउनलोड करके और कोर्स पूरा का पूरा डाउनलोड परचेज कर सकते हैं। आपके लिए विज्ञान वृक्ष फुल सेमेस्टर कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में लाया है। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहां का जो सिलेबस है, वहां का जो सीक्वेंस है, उस यूनिट वाइज हमने उसको अरेंज किया है। साथ ही साथ में आपको उसके वीडियो लेक्चर के साथ में जो ये हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करते हैं एज सच, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको निकलवा लीजिए, साथ में हम लोग पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ते जाइए, तो टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जा रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे ये पूरा फुल सेमेस्टर कोर्स आपको दिया जा रहा है। अगर आप MSc की तैयारी कर रहे हैं, CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं से अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, कोई कॉलेज हो गए, अच्छे कॉलेज हो गए, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है CUET PG, और CUET PG के लिए विज्ञान वृक्ष आपके लिए रिकॉर्डेड कंटेंट लाया है। और IIT JAM, ये दोनों एग्जाम MSc करने के लिए होते हैं। IIT JAM के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको मिलती है IIT, जो आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा। उसमें विज्ञान वृक्ष अपना सहयोग ये कर रहा है कि आपको IIT पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में रखा गया है IIT JAM का कोर्स। साथ ही साथ इस कोर्स के साथ आपको दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपना लेवल मैच कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन कहां
पे है और आप कहाँ पर अभी लाई कर रहे हैं और कितनी मेहनत करनी बाकी है। लेकिन अगर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपना, तो आप लोगों के लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, जिनके लिए विज्ञान वृक्ष ने भी अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दिया है आपको, आप जाके परचेज कर सकते हैं। आईआईटी गेट अगर आप क्रैक करते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ आप इंटरव्यू के बेस से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी जगहों पर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो आप किसी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। अगर आप एमएससी कर चुके हैं तो एमटेक करने का फायदा नहीं है, तो आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें मिलती है आपको भारी भरकम फेलोशिप आपकी थ्रू आउट पीएचडी। साथ ही साथ अगर आप कहीं सीएसआईआर नेट का एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में। साथ ही साथ में अगर आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है और जेआरएफ होता है, तो आपको मिलती है ड्यूरिंग द पीएचडी 5 ईयर तक कंटिन्यूअस फेलोशिप, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अच्छी खासी फेलोशिप है आपके लिए और ये आपकी पढ़ाई को सस्टेन रखेगी। चलिए, हम लोगों ने अपना देख लिया है इसको, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग कनेक्ट रहिए चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसको आप रखिएगा ध्यान में, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है विज्ञान वृक्ष आपके लिए नया से नया कंटेंट लाता रहता है, तो आप जुड़े रहिए लगातार। चलिए मूव करते हैं हम अपनी थर्ड प्रिपरेशन मेथड के साथ, जो कि हम लोग देखे हैं। पहला आरएमजीएक्स के साथ देखे थे, दूसरा मरकरी के साथ देखे, जो कि बेसिक थी। थर्ड हमारी क्या है, हम अपना एल्यूमिनियम लेंगे और एल्यूमिनियम के रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन और ओलेफिन के साथ। ओलेफिन क्या है, जब अभी बताया जैसे एल्कीन होती है, एल्कीन को जिगलर नाटा कैटालिसिस से पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके की रिएक्शन है कि जब हम एल्यूमिनियम लेंगे उसी के साथ हम अपना एक एल्कीन लेंगे, साथ में हम हाइड्रोजन साथ में लेंगे, तो ये हाइड्रोजिनेशन टाइप की जैसे रिएक्शन होती है। अगर यहाँ एल्यूमिनियम ना होता, ये H2 होता और यहाँ पे एल्कीन होती, और इस टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा देते, तो क्या हो जाता, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो वो होती। लेकिन यहाँ टेम्परेचर भी डाउन है और साथ ही साथ में हमारा एक एक्टिव मेटल प्रेजेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम डायरेक्ट रिएक्शन करके आपको एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड देखने को मिलेगा, AlCH2CH2R का होल थ्राइस। यहां पर कुछ नहीं हुआ है, यहां पे 3/2 H2 लिखने का मतलब है कि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन एटम हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर ये दिखाया है कि यहां पे 3 तो H2 हैं, तो 3H2 होने का मतलब है क्या, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, और 6 हाइड्रोजन के नीचे देखिए क्या लिखा है, 2। तो जैसे ही 2 लिखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही होगी। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकती है, या प्रेजेंट होती तो हाईली रिएक्टिव आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखते हैं, H2 के ही फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितनी, सिर्फ 3, इसलिए हमने 3/2 लिखा हुआ है, और आपकी ये रिएक्शन सामने दी गई है। साथ ही साथ जब हम ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, जो हमारा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम होगा, अगर इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम R3Al, हमारा ट्राई एल्काइल, R ग्रुप होता है एल्काइल, 3 है इसलिए ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और साथ ही साथ एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन कराते हैं किसी इथेरियल सॉल्वेंट में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें एडक्ट देखने को मिलता है, जो कि अभी फर्स्ट मेथड में हमने देखा था। क्या एडक्ट मिल जाएगा, R3Cl। देखिए यही कंपाउंड मिला था हमें फर्स्ट वाले पे, यहां पर ये देखिए R3, यही तो मिला था, R3Al.OET का होल ट्वाइस, यही होता, इसी को बोलते हैं ट्राई एल्काइल इथेरियल के साथ इसने एडक्ट बना लिया है। सिमिलरली यहां पर भी इसने क्या बनाया है, इसने Al के साथ एडक्ट बना लिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि एडक्ट बहुत खराब होते हैं, बस क्या होता है, आपको अगर कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले, जैसे विज्ञान वृक्ष आपको पूरा जितना भी आपका कंटेंट है एक जगह देता है, तो कितनी अच्छी चीज है। और यही चीज आप कहीं इधर से पढ़ रहे हैं, कहीं वहां से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, कॉलेज से पढ़ रहे हैं, और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो कंटेंट नहीं है, कंटेंट वो भी है, और कंटेंट विज्ञान वृक्ष को विज्ञान वृक्ष भी आपको कंटेंट ही देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप अलग अलग जगहों से पढ़ने जाते हैं तो कोई टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, अपना अपना अलग अलग टॉपिक
टॉपिक दे रहा है, और अलग अलग जगह से जब आप सीखने जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी और आपको डिफिकल्टी होगी कंटेंट को एक जगह कलेक्ट करने में। लेकिन विज्ञान वृक्ष क्या करता है, आपको सारी चीज कंबाइन करके एक पैटर्न वाइज देता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक कुछ ही टीचरों का कंटेंट आपके पास जा रहा है और एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, आप इजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिमिलरली लेकिन यहां पे अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें डायरेक्ट मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं मिला तो कोई सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें इसके साथ भी रिएक्शन है, बस इसमें हमको सेपरेशन टेक्निक्स की यूज होगा। जैसे अगर आपने परचेज नहीं किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, बस प्रॉब्लम होगी कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी और साथ ही साथ में आपको जो गेन करना चाहिए, मतलब जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल पाएगा। सिंपल सी चीज है। वही चीज यहां पे भी है कि जब इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे वगैरह करेंगे तो टाइम और पैसा इसके प्रिपरेशन में भी खर्च होगा, जो कि अवॉइड किया जाता है, लेकिन इसका भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सिंपल से वर्ड्स में आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपको यहां तक समझ में आया होगा तो एक चीज आप नोट करिएगा, जो भी ये एडक्ट वाली बताई है, ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि कॉमन होती है रिएक्शन, आपको याद करने में दिक्कत होगी। रिएक्शन वो याद करिए जो आपको समझ में है। मैंने आपको भी बताया था कि एग्जाम्पल हमेशा वो याद करिए या वो लेके चलिए जो आपको याद रहे। वो जरूरी नहीं कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल लें और फिर आपको ही ना याद रहे। तो सिंपल सी चीज है, आपको ये रिएक्शन जरूर याद रखनी है और साथ ही साथ में ये फोर्थ वाली रिएक्शन हमको याद रखनी है। और याद रखिएगा, एक और अच्छी चीज बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती, क्योंकि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन, वो हमने पहले पेज पे देख लिया। फिर क्या देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद जाएंगे उसकी बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर पे। तो पहले हम शुरू करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आपके सामने लिखी गई हैं, जिसमें कि सबसे पहली है ट्राई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। ट्राई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम क्यों बना रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा ट्राई पॉजिटिव होता है, Al+3 की फॉर्म में होता है। तो ट्राई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स कौन सा, R3Al थर्मली स्टेबल। ये थर्मली स्टेबल है, अभी तो सर कह रहे थे कि ये तो हाईली रिएक्टिव है। बात को समझने की ट्राई करिए कि थर्मली तो स्टेबल है, मतलब अगर आप इसको हीट करेंगे, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, थर्मल मतलब होता है हीट। तो आप अगर हीट करके इसको ब्रेक करना चाहेंगे या इसकी रिएक्शन देखना चाहेंगे तो ये स्टेबल है, ब्रेक नहीं होता है। लेकिन आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही रखिए और ऑक्सीजन इसके सामने ला के रख दीजिए, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। मतलब ये केमिकल के थ्रू जो रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन हीट देके अगर आप चाहो, एटमॉस्फेयर में O2 न रखिए, CO2 न रखिए, N2 न, मतलब कोई गैस ना हो, इनर्ट एनवायरनमेंट हो, और उसके बाद आप इसको हीट करिए, आप सोचे कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो नहीं ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, हमारा थर्मली स्टेबल है। साथ ही साथ में क्या लिखा गया, एंड कैन बी स्टोर्ड अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीजें, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ हीट करके रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। आपके सामने दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन और इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव आर पायरोफोरिक इन एयर। मैंने पहले ही बताया था कि एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो और लिथियम हो, ये 4-5 जो एक्टिव हमारे मेटल होते हैं, नाम ही इनका एक्टिव मेटल, ये पायरोफोरिक हैं। जो मैं वर्ड यूज करता हूं ये आपके सामने आ गया है, जो कि पायरोफोरिक होता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगे। फॉस्फोरस भी जो होता है, फॉस्फोरस भी है, वो भी पायरोफोरिक है, जबकि वो नॉन मेटल है, उसका अलग रीजन है, ठीक है, लेकिन वो भी पायरोफोरिक होता है। लोअर एल्काइल एल्यूमिनियम, लोअर एल्काइल एल्यूमिनियम, जहां पे एल्यूमिनियम तो वही रहेगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो कि लोअर हो, जैसे इथाइल हो गया, मीथेन हो गया, इथेन, मतलब सिंपल वाले, लोअर वाले, बड़े चेन नहीं, मान लीजिए डेकेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, इस तरह नहीं। लोअर एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स रिएक्ट वायलेंटली, वायलेंटली मतलब बहुत तेज जो है, वायलेंटली बहुत तेज रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ।
किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ? कीटोन के साथ। और किसके साथ? ईस्टर के साथ। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड भी बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे हमारा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड था। सिमिलरली थर्ड पॉइंट इसका क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में, एल्काइल एल्यूमिनियम्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन एरोमेटिक एंड सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। याद होगा मैंने आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में भी यही बताया था कि ये हाइड्रोकार्बन्स में सॉल्युबल होते हैं, और आपने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में जो सॉल्वेंट लेते थे जिसमें वो डिसॉल्व होता था, वो क्या लेते थे? हेक्सेन लेते थे मैक्सिमम केसेस में, नहीं तो पेंटेन लेते थे। याद होगा आपको, पेंटेन और हेक्सेन लेते थे। वही चीज यहां भी है कि ये किसमें? ईथर में क्या है यहां, किसमें? एरोमेटिक एंड सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसमें होंगे? हाइड्रोकार्बन में ये हमारे सॉल्युबल होंगे। हाउएवर विद ईथर्स एंड टर्सरी एमाइंस दीज फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कैसे होगा? देखिए अभी तो बताया है कि हमारा यहाँ पे R3Al है और इसके पास वैकेंट डी और वाइटल है, तो ये क्या करेगा? यहां पर हमारा Et2O निगेटिव है, जो ईथर के साथ रिएक्शन दिखाए हैं। पहली रिएक्शन यही थी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे थे, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन करता है एडक्ट, और एडक्ट को ही एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपके सामने है। साथ में उसने बोला है टर्सरी अमाइन, तो टर्सरी अमाइन क्या होता है? नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हों। ये लीजिए मैंने लगा दिया 3 CH3 ग्रुप। जैसे ही 3 CH3 ग्रुप लगाए तो ये टर्शरी अमीन हुआ, इसमें रिएक्ट करेगा और ये भी एक एडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और एडक्ट कुछ और नहीं, एक तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। वही चीज यहां आपको बताई गई, ये आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको साइड में लिखना है। फोर्थ पॉइंट जो है, ब्रांच्ड चेन ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। पहले हमने किसके लिए कहा? सॉल्ट एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड। अब यहाँ की ब्रांच वाले कौन से होते हैं? मान लीजिए ये है हमारा CH3, CH2, 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 CH3। इसको 1 2 3 4 5 मतलब ये पेंटेन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें भी 12 हैं और इसमें भी 12 हैं। काउंट करके देख लीजिएगा 12 ही आएंगे। इसका भी फॉर्मूला C5H12 है और इसका भी फॉर्मूला C5H12 है। दोनों का फॉर्मूला C5H12 है, और ये क्या है? लीनियर है, ये ब्रांच है। तो बोल क्या रहा है कि जो ब्रांच वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जैसे ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। यहां पे लिख लेते हैं एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल। ये लीजिए, ठीक है। ये हम अगर देखेंगे, इसका होल थ्राइस ले लेंगे तो ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके यहां पर ये हमारा 50 डिग्री तक ही ले जाने के बाद डिकम्पोज होने लगता है जब ब्रांच होता है। लेकिन अगर यही हमारा एल्काइल ग्रुप जो है ब्रांच ना होकर लीनियर हो, ये रहा स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन होगा, तो इसको अगर आप 100 डिग्री तक भी अगर हीट करेंगे ना तब भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। वैसे भी अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर थर्मली स्टेबल, ये रहा, यहां पे पढ़ा था ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर, ये रहा आपके सामने आर थर्मली स्टेबल। तो थर्मली कैसे स्टेबल है? 50 डिग्री तक। देखिए ये वाला 50 डिग्री तक स्टेबल है और नीचे वाला मेरा 100 डिग्री तक स्टेबल है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वो कंपाउंड उतना अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, और जितना लीनियर चेन में होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये था हमारा प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट इसके प्रिपरेशन की, ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। अब इनकी रिएक्शन कैसे होंगी इसका हम आपके लिए लाएंगे फ्लो चार्ट, जो कि आपको दिमाग में याद रहे। एक साथ में ही यहां पे लिख लेंगे अपना, यहां पे लिख लेंगे R3 और Al, और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके हम लोग चार्ट बनाते हैं, वैसे ही इसकी खूब ढेर सारी रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग विज्ञान वृक्ष को जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिसमें कि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं हम आप लोगों के लिए, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की प्रिपरेशन का, जो कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू सो मच।